ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा मैट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपके राउटर बेसिकली क्या करते हैं, कभी भी मतलब कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में आप बात कर लो, चाहे EIGRP हो या OSPF हो, सबसे पहले आपके आपके राउटर के काम क्या होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करना मतलब काम आपके राउटर का यही होता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज कर लो और डायनामिकली राउट्स को लर्न कर लो, फिर आपके क्या करना है, राउटिंग टेबल में जो राउट्स है ना उनको अपडेट कर लो। यही काम होता है जनरली। तो आप अगर किसी भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हो, अगर आपके डिवाइस के ऊपर कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, राउटिंग टेबल पे किसी भी नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने से पहले आपका डिवाइस सबसे पहले क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन करता है। अगर सही से मैट्रिक कैलकुलेशन हो जाता है, मैट्रिक कैलकुलेशन अगर सक्सेसफुल हो गया और मैट्रिक कैलकुलेशन का कुछ रिजल्ट आ गया सही से, तो फिर वो नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी नेटवर्क हो, आपको जो भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल से मिला है वो आपके राउटिंग टेबल में आते हैं। अगर मैट्रिक कैलकुलेशन आपका सही से नहीं हुआ तो उस केस में वो आपके राउटिंग टेबल के ऊपर नहीं आते हैं। तो EIGRP में भी आपका बेसिकली यही होता है। आपके राउटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो एक राउटर 1 आपके पास था, ये बहुत सारे राउटर है आगे। ठीक है, तो ये सारे राउटर के साथ इसका नेबरशिप, सबसे पहले हम EIGRP चला रहे हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले नेबरशिप कर लेता है। तो ये राउटर भी कुछ नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसको एडवर्टाइज कराएगा राउटर 1 के पास, ये राउटर भी कुछ कराएगा और ये राउटर भी कुछ नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जो है आगे इसके पास एडवर्टाइज कराएगा। तो इसको बहुत सारे नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन EIGRP के थ्रू मिलेंगे। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, मैट्रिक कैलकुलेशन चालू करेगा हर एक नेटवर्क के लिए। ठीक है, हर एक नेबर के लिए नहीं, हर एक नेबर से रिसीव किया गया ईच एंड एवरी नेटवर्क के लिए ये क्या करेगा, सबसे पहले आपका मैट्रिक कैलकुलेशन करेगा। फिर उसके बाद EIGRP में कुछ मैट्रिक कैलकुलेशन के रूल्स होते हैं, उसको हम थोड़े आगे देखेंगे। उस रूल्स के हिसाब से ये क्या करेगा, फिर अगर उसे लगा कि ये वाला राउट मेरे लिए सही है राउटिंग टेबल में अपडेट करने के लिए, तो वो अपडेट करा देता है। एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, मतलब राउटिंग टेबल में हमेशा ये क्या करता है, जो आपके लिए इसके लिए बेस्ट राउट होता है, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो जो छोटा वाला राउट होता है या फिर बेस्ट रिलायबल जो राउट इसके लिए होता है, उसी के इन्फॉर्मेशन को ये लाके क्या करता है, सबसे पहले राउटिंग टेबल में अपडेट कराता है। लेकिन इससे पहले राउटिंग टेबल में अपडेट करने से पहले ये क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन जो होता है वो कैलकुलेशन ये कर लेता है। तो जब भी हम देखते हैं EIGRP में कोई डिवाइस मैट्रिक कैलकुलेशन करता है, तो उस केस में ये क्या करता है, मेरे टोपोलॉजी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप मान लो यहाँ पे एक्स नेटवर्क एक कनेक्ट है, एक्स नेटवर्क यहाँ पे एक डिवाइस के साथ राउटर 1 2 3 के साथ कनेक्ट है। या 4 वाला राउट मान लो। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, आपके राउटर के पास अभी एक्स नेटवर्क जब इन सारे डिवाइस के बीच हमने चला के रखा है EIGRP, तो अभी एक्स नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस के पास 3 नेबर से रिसीव हो रहा है, मतलब नेबर 1 भी इसे दे रहा है, नेबर 2 भी इसे दे रहा है, नेबर 3 भी इसे दे रहा है। तो ये डिवाइस क्या करता है, सबसे पहले मैट्रिक कैलकुलेशन तीनों की तरफ से जो रिसीव हुआ ना प्रीफिक्स, तीनों के लिए ये क्या करता है, मैट्रिक कैलकुलेशन चालू कर देता है एक्स नेटवर्क के लिए। और फिर मैट्रिक कैलकुलेशन के बाद अगर उसे कोई प्रीफिक्स बेस्ट मिल गया तो वो किसी क्या करता है, उसी को ही, मान लो जो राउटर 1 था ना, इसी राउटर 1 से जो एक्स का इन्फॉर्मेशन इसे मिला उसमें मैट्रिक कैलकुलेशन इसको बेस्ट मिला, तो ये क्या करेगा, राउटिंग टेबल में जब अपडेट कराएगा तो नेक्स्ट ऑफ राउटर 1 के लिए जो नेक्स्ट ऑफ का IP होगा ना, जो भी IP होगा उसको अपडेट कर लेगा राउटिंग टेबल में। तो मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स लेके आता है EIGRP, जिस टर्म का हम सबसे पहले बोलते हैं क्या, एक होता है आपके पास CD, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटेड डिस्टेंस। ठीक है, तो CD बेसिकली आपका क्या बताता है, CD बेसिकली आपका यही होता है कि एक नेटवर्क आपके पास यहाँ पे एक्स नेटवर्क था, तो ये राउटर 1 था, 2 था, ये 3 था, और 4 राउटर के पास आप जाके चेक कर रहे हो CD, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, ये सारे राउटर के बीच एक्स का इन्फॉर्मेशन EIGRP से पास होके आ रहा है। तो CD आपका यही बताता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपका कितना है। ठीक है, यहाँ से एक्स नेटवर्क तक आपका जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस आपका बताता है क्या, कंप्यूटेड डिस्टेंस, मतलब सोर्स से लेके पूरे डेस्टिनेशन तक जितने भी डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस बेसिकली आपके मैट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। और मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए बाय डिफॉल्ट आपका बैंडविड्थ और डिले यूज होता है। जो मैट्रिक का रूल मैंने आपको बताया था ना, उसी रूल के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, जो मैट्रिक कैलकुलेशन आपका किया जाता है। तो ये बेसिकली आपका CD क्या करता है, पूरे टोटल डिस्टेंस आपको बताता है कि ये जो राउटर से एक्स नेटवर्क तक पहुंचने के लिए टोटल मेरे लिए मैट्रिक वैल्यू क्या होगा, वो आपका बताता है CD। फिर उसके बाद एक आपके पास दूसरी आता है, तो CD के लिए आप यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस। ठीक है,
एक दूसरी कॉन्सेप्ट फिर आपके पास आता है आरडी, या फिर इसे एडी भी बोला जाता है। ये एडी को आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मत समझना, ये आपका होता है रिपोर्टेड डिस्टेंस या फिर एडवर्टाइज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताएगा, सेम टोपोलॉजी के ऊपर अगर हम आ जाएंगे तो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको सेम टोपोलॉजी बना कि ये एक्स है 1 2 3 4 और आप 4 राउटर के पास आप चेक कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या बताएगा, मेरे नेबर से एक्स नेटवर्क तक रीच करने के लिए टोटल मैट्रिक क्या है, ये आपका आरडी होता है। R4 के लिए यही होगा कि मेरे नेबर से एक्स तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस क्या है। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आप ले लोगे, आप ये देख रहे हो कि आपको कहां तक जाना है, आपको भुवनेश्वर से जाना है बेंगलोर तक। ठीक है, आप फ्लाइट से जा रहे हो, लेकिन बात ऐसा है कि आपका फ्लाइट जो है ना वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो वो सबसे पहले हैदराबाद में आपका क्या करेगा, लैंड करेगा, फिर वहां से आपको दूसरा फ्लाइट लेके क्या करना है, बेंगलोर के लिए जाना है। तो आप अगर कंप्यूटर डिस्टेंस आप अगर चेक कर रहे हो तो पूरा डिस्टेंस आपका कहां से कहां तक होगा, आपका भुवनेश्वर से लेके बेंगलोर तक पूरा डिस्टेंस आप काउंट करोगे तो वो आपका कंप्यूटर डिस्टेंस या फिर सीडी आपका बन जाएगा। लेकिन आरडी क्या है आपके लिए, अभी के लिए आपका नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो आपका नेबर है। मतलब मेरे नेबर से, मतलब हैदराबाद से, आप भुवनेश्वर पे हो, आप अगर आरडी देखते हो अपना आरडी क्या है, तो उसका मतलब यही है कि हैदराबाद से लेके बेंगलोर तक का डिस्टेंस क्या है। मतलब आपके नेबर आपको कितना डिस्टेंस, उससे कितना दूर है वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है आरडी, रिपोर्टेड डिस्टेंस। मतलब यही है कि मेरे नेबर मेरे को क्या बता रहा है कि वहां से उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कितना दूरी है या फिर मैट्रिक कितना है। ठीक है, ये आपका दूसरी कॉन्सेप्ट है। एक तीसरी और एक टर्म आपके पास आता है एफडी, फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है, तो फिजिबल डिस्टेंस बेसिकली आपका कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, ये बेसिकली आपका सीडी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब आपके पास एक राउटर है, राउटर 1, यहाँ पे आपके पास एक्स नेटवर्क है, और ये राउटर 2 और राउटर 3, दो राउटर से एक पाथ आपके पास आ रहा है, और ये रिसीव हो रहा है किसके पास, राउटर 4 के पास। ठीक है, अभी राउटर 4 के पास क्या होगा, R1 भी ये इन्फॉर्मेशन R2 को दे देगा, R1 भी ये इन्फॉर्मेशन R3 को दे देगा, R2 भी इसके पास X का एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, R3 भी इसके पास एडवर्टाइजमेंट किसका भेजेगा, X का। तो अभी R4 के पास अगर हम देखेंगे तो ये IGRP से दोनों पाथ से इसको क्या होगा, X का इन्फॉर्मेशन जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलेगा या फिर अपडेट के थ्रू मिलेगा। तो अभी के लिए ये देखेगा कि यहां से भी आएगा तो इसके लिए कुछ CD वैल्यू होगा, कुछ RD वैल्यू भी होगा। ठीक है, CD वैल्यू क्या होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका 5 है, ये आपका 5 है, तो ये आपका 5 भी आप मान लो, और यहाँ से सॉरी इसको आप 6 मान लो। ठीक है, और यहाँ से आपका 5 है, यहाँ से 6 है, इस तरह का है मैट्रिक आपका, आप ऐसा मान लो। तो इसमें CD आपका यहाँ से जब रिसीव होगा तो आपका CD क्या होगा, टोटल 5 + 5 आपका 10 + 5 आपका CD आएगा 15, और RD आपका कितना आएगा 5 + 5, ये दूरी और ये दूरी टोटल मिला के आपका 10 वैल्यू आएगा। फिर नीचे की वैल्यू अगर आप देखोगे CD और RD दोनों वैल्यू अगर ये कैलकुलेट करेगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये RD वैल्यू को चेक करता है। जब भी ये कैलकुलेशन के लिए जाता है ना, सबसे पहले RD वैल्यू को चेक करता है। RD वैल्यू कहाँ से होता है, R2 जब अपना इन्फॉर्मेशन जब इसको दे देगा ना, एडवर्टाइज कराएगा R4 के पास, या फिर R3 जब वो नेटवर्क के बारे में जब इन्फॉर्मेशन आगे एडवर्टाइज कराएगा किसके पास, R4 के पास। किस नेटवर्क के बारे में, X नेटवर्क के बारे में। तो उसके अंदर वो क्या करेगा, अपना कंप्यूटर डिस्टेंस को, मतलब यहाँ से R2 के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे CD वैल्यू X नेटवर्क के लिए आपका कितना आएगा 5 + 5, ये कैलकुलेट कर लेता है 10। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये जब भी इंफॉर्मेशन आगे एडवर्टाइज कराएगा किसी दूसरे राउटर को, तो ये क्या करेगा, ये 10 का इंफॉर्मेशन ये आगे दे देगा। और ये राउटर जब भी उसके इंफॉर्मेशन या फिर अपडेट को रिसीव कर लेगा, उसमें से जो CD वैल्यू होगा उस वैल्यू को ये RD वाले इंफॉर्मेशन में अपडेट करा लेगा टेबल में। उसके बाद फिर ये इस RD को यूज करके और अपना बैंडविड्थ जो है इंटरफेस का और डिले जो है उसको मिला के फिर क्या करेगा, अपना मैट्रिक कैलकुलेशन कराएगा, और जो वैल्यू आएगा उसको CD में अपडेट करा लेगा। तो 3 से भी यहाँ पे रिसीव किया होगा तो इसी तरह सेम चीज होगा। 3 ने क्या किया होगा, सबसे पहले अपना CD कैलकुलेट किया होगा, तो CD में उसको मिला होगा। 3 ने भी अपना RD सबसे पहले कैलकुलेट किया होगा, RD R1 ने भेजा होगा कि RD 5 है, यहाँ पे भी RD आपका सेम होगा 5, R1 ने भेजा होगा, क्योंकि R1 से X नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वैल्यू मैट्रिक क्या है आपका 5 है।
तो 10 के लिए आपका राउटर 2 के लिए भी आरडी वैल्यू 5 है और 3 के लिए भी आपका आरडी वैल्यू सेम है। मतलब मेरा नेक्स्ट जो नेबर है वो मेरे को कितना मैट्रिक के साथ मेरे को एडवर्टाइज कर रहा है, वहां से कितना दूरी है। उसके बाद सीडी ये भी कैलकुलेट करेगा आर3। आर3 क्या करेगा, इस आरडी को यूज कराएगा, फिर अपना लिंक को बैंडविड्थ या फिर डिले जो भी यूज करेगा, तो ये वैल्यू इसको ये मिलेगा 6, इसको मिला लेगा और 6 5 मिलाने के बाद वैल्यू इसको मिल जाएगा 11। और ये जब भी आगे एडवर्टाइज कराएगा अपडेट देने के टाइम, ये 11 का जो इन्फॉर्मेशन है ये R4 को दे देगा। तो R4 के पास ये अपडेट जब आ जाएगा, R4 सडनली क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे अपडेट में मिला है मैट्रिक वैल्यू, उस मैट्रिक वैल्यू को आरडी वाले टेबल में अपडेट करा लेगा। तो 11 वैल्यू इसको आरडी के लिए आ गया। फिर ये क्या करेगा, अपना खुद का सीडी या फिर कंप्यूटर डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेगा। और सीडी कैलकुलेट करने के टाइम ये इस लिंक का जो है ये वाला जहां पे रिसीव हो रहा है जिस पोर्ट का, उसका बैंडविड्थ और डिले वैल्यू उसको यूज करेगा। और करने के बाद उसे हम एग्जांपल में वैल्यू 6 लिए, उसे भी वैल्यू 6 मिल गया। और इसको और ये वाला वैल्यू जो उसे मिला है, इन दोनों को मिला के ये क्या करेगा, एक सीडी कैलकुलेट कर लेगा। और सीडी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 17 या फिर कोई भी वैल्यू आ गया तो उसे वो अपडेट कर लेता है। फिर अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू आपका आया, ये सीडी और आरडी दोनों वैल्यू इसके पास आया। ये सबसे पहले क्या चेक करता है, मेरा एक नेटवर्क के लिए, जो ये भी एक्स नेटवर्क के लिए है, ये भी एक्स नेटवर्क के लिए है, तो एक नेटवर्क के लिए मेरे पास जितने भी कंप्यूटर डिस्टेंस अभी के लिए अपडेट हुआ उसमें से सबसे लोएस्ट कौन है। ठीक है, जो भी इसके पास अभी 15 भी कंप्यूटर डिस्टेंस एक्स के लिए एक तरफ से 15 हो रहा है, एक तरफ से 17 हो रहा है। तो इससे ये क्या करेगा, अभी एफडी कैलकुलेट करने के लिए ये बेस्ट सीडी को ले लेगा। मतलब बेस्ट सीडी मतलब आपका लोएस्ट सीडी होता है, लोएस्ट कंप्यूटर डिस्टेंस यहाँ पे 15 है, तो ये क्या करेगा, एफडी के जगह ये 15 को ले लेगा, एफडी इक्वल टू 15 ये अपडेट करा लेगा, जो आपका बेस्ट सीडी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एफडी इक्वल टू आपका क्या होता है, बेस्ट सीडी या फिर आप और लोएस्ट सीडी। ठीक है, जो भी आपका जितने भी आपके पास पाथ अवेलेबल है उसमें से जो भी आपका सबसे लोएस्ट है उसी को ये क्या बोलता है, आपका लोएस्ट सीडी जो है वो मान लेता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ टेबल के बारे में, हाँ कुछ रूट के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ रूट क्या क्या होता है इसमें। ये सिर्फ EIGRP के लिए मैं बता रहा हूं। तो आपके पास EIGRP में क्या होता है, यहां पे भी EIGRP कुछ टाइप ऑफ रूट को ये डिफाइन करता है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट रूट होता है ये उसे क्या बोलता है, सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर रूट मतलब आपका बेस्ट रूट या फिर जिसका लोएस्ट आपका मान सकते हो आपका क्या है, जिसका वैल्यू है ना, मतलब जो प्रीफिक्स आपको रिसीव हुआ है एफडी वैल्यू के साथ या फिर लोएस्ट सीडी वैल्यू के साथ आया है, लोएस्ट मैट्रिक वैल्यू। ठीक है, जिसका सीडी आपका सबसे लोएस्ट है, जो सबसे बेस्ट है, जिस सीडी को आप एफडी बोल रहे हो। ठीक है, जो आपका एफडी बन गया मतलब फिजिबल डिस्टेंस जो आपका बन गया, उसी को आप क्या बोलोगे, सक्सेसर रूट बोलोगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा, हाँ फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, सक्सेसर। उसके बाद आपके पास एक होता है फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर आपका क्या है, आपका बैकअप ऑफ आप मान सकते हो सक्सेसर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो वैल्यू इसने कैलकुलेट कर लिया, ये सीडी वैल्यू आपका आ गया, ये आरडी वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, यहां से जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव होगा तो फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप आपका 2 आया होगा, इसके लिए यहां से नेक्स्ट स्टॉप आपका 3 आया होगा। 3 मतलब ये राउटर 3 है। तो इसने आरडी देखा, आरडी को सबसे पहले अपडेट किया, फिर सीडी इसने कैलकुलेट किया, सीडी कैलकुलेट करने के बाद इसको एफडी वैल्यू जो है वो मिल गया। जिसका एफडी मिला मतलब वही रूट आपका सबसे बेस्ट है। तो ये क्या करता है, यहां से जो इसको इंफॉर्मेशन मिला एक्स नेक्स्ट ऑफ 2 है, ये आपका सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट है, इसलिए ये आपका सक्सेसर रूट बन जाएगा और ये आपके राउटिंग टेबल में आ जाता है। हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद कौन कौन से टेबल आपके पास होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक फिजिबल सक्सेसर होता है। फिजिबल सक्सेसर के लिए आपके पास एक रूल होता है, वो रूल आपका है जिसकी आरडी वैल्यू लेस देन एफडी होगा। ठीक है, जिसकी आरडी वैल्यू जो रिपोर्टेड डिस्टेंस सीडी वैल्यू एफडी वैल्यू जो आपके पास है ना, यहाँ पे एफडी वैल्यू आपके पास क्या आया, एफडी वैल्यू आपका 15 है। जिसकी आरडी वैल्यू, जिस रूट की आरडी वैल्यू आपका एफडी वैल्यू से लेस होगा वही आपका फिजिबल सक्सेसर बनेगा। यहाँ पे देखो इसकी जो तरफ से ये जो रिसीव हुआ है ये आपका आरडी वैल्यू है, इसकी आरडी वैल्यू 11 है जो आपकी एफडी वैल्यू से लेस है, आपकी फिजिबल डिस्टेंस वैल्यू से लेस है, इसलिए ये आपका बन जाएगा क्या, फिजिबल सक्सेसर।
ये आपका तो सक्सेसर बन गया क्योंकि इसकी जो सी डी वैल्यू है ये सबसे बेस्ट है। सी डी इक्वल टू एफ डी, सक्सेसर का रूल आपका क्या होता है, सी डी इक्वल टू एफ डी, जिसकी सी डी इक्वल टू एफ डी के साथ होता है। तो यहाँ पे भी आपका यही हुआ ना, इसका सी डी वैल्यू इक्वल टू एफ डी हो गया, इसलिए ये आपका सक्सेसर बन गया, आपका बेस्ट रूट हो गया, ये राउटिंग टेबल में आ गया। और इसके लिए फिजिबल सक्सेसर के लिए आपके पास रूल है जिसकी आर डी वैल्यू लेस होगा किससे, फिजिबल डिस्टेंस वाला वैल्यू से। तो इसके पास ये वाला लेस हो गया तो ये आपका फिजिबल सक्सेसर हो गया। तो फिजिबल सक्सेसर बेसिकली हम इसे बैकअप क्यों मानते हैं, गलती से अगर आप मान लो किसी वजह से ये वाला लिंक आपका डाउन चला गया तो यहाँ से जो EIGRP का एडवर्टाइज आ रहा है एक्स का इंफॉर्मेशन वो बंद हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका फिर से रिकैलकुलेशन मैट्रिक का हो जाएगा और उसके हिसाब से आपके ये वाला जो है ना फिजिबल सक्सेसर था ये आपका ऑटोमेटिकली सक्सेसर बन जाएगा। इसीलिए हम हमेशा फिजिबल सक्सेसर को क्या बोलते हैं कि बैकअप रूट, ठीक है, बैकअप ऑफ सक्सेसर। मतलब कभी भी अगर आपका सक्सेसर पाथ डाउन चला गया तो आपका फिजिबल सक्सेसर पाथ क्या होता है, आपका सक्सेसर पाथ बन जाता है ऑटोमेटिकली, और आपके ट्रैफिक जो है फिजिबल सक्सेसर वाला जो पाथ होता है ना उस पाथ से ट्रैफिक होने मतलब पास होने लगते हैं। आप मान लो इस तरह का आपके पास एक यूजर था, ये पाथ आपका अप था, इसलिए यूजर जब भी ट्रैफिक भेज रहा था तो यही वाले पाथ से आपका ट्रैफिक ऐसे जा रहा था। ये पाथ आपका किसी वजह से आपका डाउन चला गया तो उस केस में क्या होगा, आपका फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा और ये यूजर कभी भी ट्रैफिक भेजेगा एक्स नेटवर्क पे तो ये वाले पाथ से अभी सिलेक्ट होकर आगे चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, आप उस दिन बता रहे थे स्टैटिक फ्लोटिंग राउट या फिर आप प्राइमरी सेकेंडरी पाथ जिसे आप बोलते हो एडी की वजह से आप कर रहे थे ना स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के टाइम, सेम चीज आपका डायनामिकली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक तीसरी टर्म आता है नॉन फिजिबल सक्सेसर। ठीक है, नॉन फिजिबल सक्सेसर आपका हमेशा क्या होता है, नाइदर सक्सेसर नॉर फिजिबल सक्सेसर। ठीक है, ये तो ना तो सक्सेसर होगा ना ही आपका फिजिबल सक्सेसर होगा। मतलब इसके इंफॉर्मेशन आप इस तरह का मान सकते हो, और एक आपके तरफ से रूट है, ये एक डिवाइस आपका 5 नंबर वाला राउटर आपने कनेक्ट कर लिया और ये पाथ भी यहाँ से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये आपका जो आरडी वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका मान लो ये 18 था, ये लिंक आपका था 13 इसका था, यहाँ से यहाँ तक जो था इसकी बैंडविड्थ वगैरह जो भी मैट्रिक है 13 था, इसकी मैट्रिक था 15। ठीक है, 5 था आपका, इस तरह का आप मान सकते हो। तो इसके लिए आरडी वैल्यू यहाँ से जब रिसीव होगा तो आरडी वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और आपका सीडी वैल्यू कंप्यूटेड डिस्टेंस आपका कितना बनेगा, 18 + 5 = 23। तो यहाँ पे इसका जो आरडी है ना ये आपका 18 हो गया, जो कि फिजिबल एफडी वाला जो आपके पास वैल्यू था उससे ज्यादा हो गया। तो इस केस में ये क्या बनेगा आपका नॉन फिजिबल सक्सेसर, जिसे हम नाइदर सक्सेसर बोल सकते हैं ना ही हम फिजिबल सक्सेसर बोलते हैं। तो इसका रूल क्या है, जिसकी आरडी आपका क्या होगा, इज ग्रेटर देन एफडी। ठीक है, जिसकी आरडी वैल्यू आपका ग्रेटर देन एफडी वैल्यू आपके फिजिबल डिस्टेंस वैल्यू से जिसका रिपोर्टेड डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा इस वाले पाथ के लिए, वो आपका नॉन फिजिबल सक्सेसर बनेगा। ठीक है, और ये भी आपके मतलब EIGRP में कुछ टेबल्स होते हैं, 1-2 मिनट में हम देखेंगे, उस टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन भी आपका पड़ा हुआ होता है। लेकिन बाद में अगर क्या होगा, ये 2 राउट अगर आपके डाउन चले जाते हैं, मतलब आपका सक्सेसर भी डाउन चला गया और आपका फिजिबल सक्सेसर भी डाउन चला गया, तो उस केस में ये आपका सक्सेसर बनता है। फिर से आपका मैट्रिक का रिकैलकुलेशन होता है, होने के बाद और कोई पाथ बचा ही नहीं, तो ये ही बन जाता है आपका क्या सक्सेसर के लिए, और आपके ट्रैफिक जो है यही से पास होने लगते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह का मान सकते हो, आपके पास मतलब कुछ है ना, आप एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, इस तरह का एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके पास एक मेन नेटवर्क एडमिन है और उसके बाद जो है ना, आप कलेक्टर ऑफिस के लिए आप बात कर लो, आपके पास एक कलेक्टर है, एक सब कलेक्टर है। कलेक्टर आपका क्या काम करता है, जितना भी कलेक्टर के लिए काम होता है वो सारे काम वो कर लेता है। अगर वो किसी दिन छुट्टी पे चला गया तो सब कलेक्टर जो होता है वो उसका काम कर लेता है। अगर एक दिन सब कलेक्टर भी छुट्टी पे चला गया और कलेक्टर भी छुट्टी में चला गया तो वहां पे जो क्लार्क वगैरह बैठे हुए होते हैं ना, अगर कुछ जरूरत पड़ा तो काम वो कर लेते हैं। तो मतलब क्लार्क आपका वही होता है जो कि नॉन फिजिबल सक्सेसर आपके पास है, जिनका कोई काम नहीं है, कलेक्टर और कलेक्टर के काम पे उनका कोई दखलदारी नहीं है। लेकिन अगर गलती से कलेक्टर भी डाउन चला गया और सब कलेक्टर भी डाउन चला गया तो आपके क्लर्क क्या करेगा, अगर कुछ काम है करने के लिए जरूरी है तो वो कर लेता है। इसी तरह का यहाँ पे आपका नॉन फिजिबल सक्सेसर होता है। तो EIGRP बेसिकली, अगर हम EIGRP के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली EIGRP खुद क्या करता है, आपका कुछ टेबल्स मेंटेन करता है। सबसे पहले आपका होता है नेबर टेबल, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है,
तो एक तो आपके पास है नेबर टेबल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दूसरी आपके पास एक होता है टोपोलॉजी टेबल, और तीसरी और एक टेबल ये क्या करता है, टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल। ठीक है, छोड़ के भी इंटरफेस के लिए भी ये कुछ डेटाबेस टेबल बनाता है, कितना इंटरफेस क्या है। तो बेसिकली राउट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो EIGRP आपका क्या करता है, तीन ही टेबल मेंटेन करता है। एक आपके पहले नेबरशिप के लिए ये एक टेबल मेंटेन कर लेता है, और राउट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो EIGRP बेसिकली दो टेबल मेंटेन करता है, एक टोपोलॉजी और एक टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो इस तीन टेबल के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैं टोपोलॉजी ऑल लिंक को ले लेता हूं। दूसरी टेबल आपके पास होता है टोपोलॉजी टेबल। फिर उसके बाद आपके आ जाता है राउटिंग टेबल, जो कि EIGRP के लिए नहीं है, लेकिन EIGRP चलाने के बाद EIGRP क्या करता है, आपके राउटिंग टेबल भी अपडेट करता है। जो भी EIGRP से आपके पास राउट रिसीव हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में आता है। तो टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका फिजिबल सक्सेसर, जितने भी आपके पास सक्सेसर रूट्स है उनके इंफॉर्मेशन आता है। फिजिबल सक्सेसर के भी इंफॉर्मेशन आपके पास आता है। तीसरे आपके पास नॉन फिजिबल सक्सेसर के भी जितने रूट्स है वो इंफॉर्मेशन में आपके पास आता है। मतलब कोई अगर आपका सक्सेसर बन गया, कोई दूसरा आपका फिजिबल सक्सेसर बना, नॉन फिजिबल सक्सेसर बना, मतलब आपको जितने भी रास्ते से EIGRP का इंफॉर्मेशन, एक नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन आपके रिसीव हो रहे हैं EIGRP के थ्रू, सारे रास्ते के लिए इंफॉर्मेशन आपको टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में आपका सक्सेसर होते हैं, फिजिबल सक्सेसर आपका होता है। ठीक है, नॉन फिजिबल सक्सेसर आपका टोपोलॉजी टेबल में नहीं होता है। फिर आप देखते हो आपके क्या होता है, राउटिंग टेबल में जब इंफॉर्मेशन आपके पास आता है तो राउटिंग टेबल में सिर्फ आपके सक्सेसर जो होते हैं वही सिर्फ आपका राउटिंग टेबल में आता है। मतलब EIGRP क्या करता है, जितने भी पाथ उसे, मल्टीपल पाथ हो सकता है, 5 रास्ते से 10 रास्ते से, या फिर 5 नेबर 10 नेबर से उसे कोई एक्स नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसे रिसीव हो रहा है, सबके लिए ये मैट्रिक कैलकुलेशन कर लेता है। और सबके लिए मैट्रिक कैलकुलेशन करने के बाद एक बार CD वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो सारे पाथ को ये क्या करता है, टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल में अपडेट कर देता है। और एक बार आपका टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल अपडेट हो गया फिर उसे पता चल जाता है कि आपका FD वैल्यू क्या है। जैसे यहां पे हमने किया था ना, तो ये इंफॉर्मेशन, इस वाले इंफॉर्मेशन, ये वाले इंफॉर्मेशन और ये वाले इंफॉर्मेशन, ये तीन सॉरी इसके लिए शायद हमने काउंट नहीं किया, हाँ ये वाले 3। ठीक है, तो इनके सारे इंफॉर्मेशन आपके टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके राउटर क्या करता है, FD वैल्यू जो है वो काउंट कर लेता है। आपका FD वैल्यू, आपका सबसे लोएस्ट CD जो बना वो आपका FD है, तो ये FD वैल्यू को काउंट कर लेता है। FD वैल्यू को काउंट करने के बाद FD इक्वल टू आपका CD जिसका बना रूल के हिसाब से वो आपका सक्सेसर है, तो ये वाला आपका पाथ सक्सेसर बना, तो इसको टोपोलॉजी टेबल में ले लेता है। फिर ये देखता है फिजिबल सक्सेसर कोई है कि नहीं। फिर फिजिबल सक्सेसर के लिए वो रूल चालू करता है कि जिसका RD लेस देन FD होगा, उस रूल के साथ कोई अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपका ये सेटिस्फाई होता, तो ये दोनों को लेके ये टोपोलॉजी टेबल में आ जाता है। लेकिन इसकी जो RD वैल्यू आपके पास था ये FD से आपका बड़ा हो गया, तो ये रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये टोपोलॉजी टेबल में नहीं आएगा। फिर ये क्या करता है, एक बार टोपोलॉजी टेबल अपडेट हो गया फिर इसमें से ये सिर्फ क्या करता है, अपने जितने भी सक्सेसर है ना, मतलब जिसका CD इक्वल टू FD आपका बना है, उसी सक्सेसर को वो लेके क्या करता है, आगे राउटिंग टेबल में अपडेट कर देता है। और जो राउटिंग टेबल में आपको जो अपडेट दिखता है 100 IP राउट करने के बाद जो बेस्ट पाथ आपके पास होता है वही आपको देखने को मिलता है। अगर किसी वजह से गलती से मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, यहां पे आपके पास एक राउटर है, ठीक है, इसे यहां से जो X का इंफॉर्मेशन आ रहा है और यहां से जो X का इंफॉर्मेशन आ रहा है X नेटवर्क का, दोनों के लिए इसका CD भी 15 था, इसका CD भी 15 था, तो आपका FD जो वैल्यू है ना वो भी आपका 15 हुआ है। और दोनों का अगर CD आपका सेम हो गया, इसके लिए आप मान लो आपका CD जो आपने कैलकुलेट किया था वो 18 आ गया, ठीक है, तो दोनों का अगर CD आपका सेम आ गया तो दो पाथ आपके राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी राउट है ना जिनके CD आपका सेम हो गया, तो FD के साथ जिनके भी CD आपका सेम हो गया, तो उस केस में उतने राउटिंग टेबल में आपके आ जाएंगे, उतने ही रूट आपके राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। मैक्स टू मैक्स आपके 4 आते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में आपके 4 पाथ आते हैं। तो उस केस में आपके डिवाइस क्या करता है, आपके जो है ना उसे हम बोलते हैं
उसे इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग हम बोलते हैं। ठीक है, आपके डिवाइस क्या करता है, इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग कर लेता है। मतलब उसके पास चार रास्ते से मैक्सिमम आप ऐसा मान सकते हो, चार रास्ते से एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसके पास आ रहा है और सबके लिए जो मैट्रिक वैल्यू है ना वो आपका सेम है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ टर्म है आपके, जैसे रूल मैंने आपको बताया था मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए रूल, वो छोटा सा रूल मैंने शॉर्टकट से आपको बताया है, लेकिन इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको बड़ा रूल मिलेगा, लेकिन छोटा सा जैसे शॉर्टकट में आपका हो जाए उसी के लिए मैंने छोटा सा रूल आपको बताया है। तो ये सारे चीज जो आपके पास होते हैं एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये R2 के पास मैं आ जाता हूँ और आप देख लो ये जो R2 के पास मैं हूँ ना, तो इसके पास मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सबसे पहले ताकि आपको भी दिख जाए। और इसमें ऑलरेडी मैंने चला के रखा है EIGRP। अगर आप 100 IP प्रोटोकॉल चलाओगे तो आपको प्रोटोकॉल क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने EIGRP 100 ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर मैंने लगा के चला के रखा है। और सेकंड टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था 100 IP EIGRP नेबर अगर आप करोगे तो आपको नेबर टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे नेबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, आपको मैं बता देता हूँ ये क्यों दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नेबर के लिए इसलिए इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये R1 के साथ आप देखो ना, अगर R2 के पास मैं हूँ अभी, ठीक है, ये R1 कनेक्ट है इसके साथ, R3 भी इसके साथ कनेक्ट है क्योंकि बीच में मैंने स्विच लगाया, सेम नेटवर्क है ना, R4 भी इसके साथ कनेक्ट है, R5 भी इसके साथ कनेक्ट है, फिर R6 भी इसके साथ कनेक्ट है और इस बात से R3 भी इसके साथ कनेक्ट है, R4 भी इसके साथ कनेक्ट है और R5 भी इसके साथ कनेक्ट है। इसीलिए आपको बहुत सारे जो है ना नेबरशिप आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने बीच में स्विच लगाया। क्योंकि आपको पता है ना जिस इंटरफेस पे मैं EIGRP को एनेबल कर देता हूँ वहां से EIGRP का हेलो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। और वो हेलो मैसेज आपका कैसे ट्रांसमिट होगा, उसमें आपका एक क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन जो होता है वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस आपका होता है, जो जिस मल्टीकास्ट एड्रेस आपका होता है 224.0.0.10। उस मल्टीकास्ट एड्रेस का मैसेज जब आपके स्विच के पास आया होगा तो स्विच तो समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो EIGRP के साथ एनेबल हुआ ही नहीं है। तो स्विच क्या करेगा, अननोन मल्टीकास्ट फ्लोटिंग कर लेगा, जिस वाले पोर्ट से उसे रिसीव हुआ उसे छोड़ के बाकी सारे पोर्ट से दे देगा। तो वो क्या करेगा, इसी तरह इसने ये जब R4 ने हेलो मैसेज भेजा होगा, R4 को छोड़ के इसने सारे को दे दिया होगा। और जिसको हेलो मैसेज मिल गया वो क्या करता है, अपना पैरामीटर चेक कर लेता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वगैरह नेटवर्क वगैरह सब कुछ सेम है कि नहीं है। उसने देखा कि सब कुछ सेम है तो उन्होंने नेबरशिप बना ली। तो इसलिए आपको मल्टीपल नेबरशिप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं टोपोलॉजी ऑल लिंक के लिए। 100 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक, ये आपका होता है कमांड टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल को चेक करने के लिए। 100 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स, ये आपका पैकेट ट्रेसर में भी चल जाएगा, आप देख सकते हो चेक करके। ठीक है, तो ये कमांड अगर आप चलाओगे तो ये कमांड चलाने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे एक नेटवर्क मैंने चला के रखा है 192.168.1.0 और इस नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन को R1 क्या कर रहा है, आगे एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्विच के पास जब आएगा, ये तो EIGRP के मैसेज के थ्रू आया होगा ना अपडेट, तो स्विच सबको दिया होगा। तो R1 से R2 को भी रिसीव हुआ होगा, R3 को भी रिसीव हुआ होगा, R4 को भी रिसीव हुआ होगा, R5 को भी रिसीव हुआ होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसी नेटवर्क के बारे में 192.168.1.0 वाले नेटवर्क के बारे में, आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये बता रहा है, सबसे पहले लाइन पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले लाइन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये बता रहा है नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन, ये आपका नेटवर्क है, CIDR वैल्यू के साथ बता रहा है। इसके लिए एक ही सक्सेसर बना है, मतलब एक ही का CD का वैल्यू जो है ना वो FD के साथ सेम है। और फिजिबल डिस्टेंस इसने काउंट किया है, जो फिजिबल डिस्टेंस आपका बना है वो आपका वैल्यू ये है। ठीक है, 307200। उसके बाद ये बता रहा है किन किन से रिसीव हो रहा है। मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी ऑल लिंक वाले टेबल पे जिससे भी ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होगा ये सबको क्या करेगा, टोपोलॉजी ऑल लिंक वाला टेबल पे अपडेट कर लेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन 192.168.1.0 नेटवर्क R1 ने इसे R2 को भेजा होगा, फिर R1 ने R3 को जब भेजा होगा तो R3 ने फिर घुमा के R2 को दे दिया होगा, फिर R4 भी R1 से रिसीव करने के बाद घुमा के R2 को दे दिया होगा, R5 ये जो नीचे है ये भी R1 से रिसीव करने के बाद घुमा के R2 को दे दिया होगा। तो R2 को ये इन्फॉर्मेशन 4 राउटर से रिसीव हो रहा है। और कौन से वाले इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है, आप देख लो, सबका इंटरफेस जो है फास्ट इथरनेट 0x0 है। ठीक है, तो इसी वाले इंटरफेस पे उसको रिसीव हुआ है। तो रिसीव होने के बाद उसने क्या क्या कुछ मैट्रिक कैलकुलेशन वगैरह किया है। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसको देखो, ये जो सबसे पहले आपको वैल्यू दिखता है ना, ये हो गया आपका नेक्स्ट हॉप एड्रेस या फिर आपका नेबर का IP एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला IP एड्रेस असाइन करके रखा है R1 की फास्ट इथरनेट 0x1 वाले इंटरफेस पे 172.16.1.1 ये IP एड्रेस है।
और R3 के लिए आप देखोगे एंड में 3 आपको देखने को मिलेगा, R4 के लिए 4 और R5 के लिए आपको 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे। तो R2 के पास जिसने भी रिसीव किया है मेरा नेबर का आईपी भाया किससे मेरे पास रिसीव हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद ये जो दो वैल्यू आपको दिख रहे हैं ये आपके पास हो गया आपका CD वैल्यू कंप्यूटेड डिस्टेंस, और ये आपके पास हो गया RD वैल्यू, मतलब मेरे नेबर मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कितने के साथ। ये सबके लिए इसके इंफॉर्मेशन इसने रखा। फिर उसके बाद उसने FD को काउंट किया, सबसे लोएस्ट CD कौन सा है, ये आपका देखो 307200 है, ये 358400 है, 358400, 358400 है। तो इसको यही से पता चल गया कि 307200 सबसे लोएस्ट है, इसलिए FD बनेगा, ये आपका बेस्ट हो गया। इसने इसके इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर ली। फिर उसके बाद इसने कुछ RD वैल्यू भी हर एक रूट के लिए उसने कैलकुलेट किया। RD वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जाता है, हालांकि क्या है R1 ने जब डायरेक्ट इसको भेजा होगा तो R1 ने क्या किया होगा, यहाँ से ये नेटवर्क तक रीच करने के लिए कितना वैल्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसने दिया है RD वैल्यू। और R3 ने जब दिया होगा तो R3 ने यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट किया होगा, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन घुमा के इसके पास दिया होगा। R4 भी सेम RD वैल्यू जो भेजा होगा ना, तो इसने अपना CD का वैल्यू भेजा होगा, तो इसने यहाँ से पूरे ये नेटवर्क तक पूरा कैलकुलेट किया होगा, फिर करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसे RD की तरह R2 के पास भेजा होगा। तो आप इसीलिए आप देख लो इन्होंने सारे लिंक आपका सेम वगैरह है, इसीलिए सबका RD वैल्यू जो है ना ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसने टोपोलॉजी और लिंक वाले टेबल पे जितने भी नेटवर्क के लिए आप देखोगे तो सारे के लिए आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, टोपोलॉजी और लिंक के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आपका टोपोलॉजी और लिंक में आपको पता है सारे नेटवर्क में जितने भी नेबर आपको एडवर्टाइज करें सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हो टोपोलॉजी वाला लिंक, तो आपके लिए टोपोलॉजी वाला टेबल चेक करने के लिए आपके पास कमांड ये होता है शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये कमांड आपके पास होता है शो IP EIGRP टोपोलॉजी, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये वाले कमांड को अगर मैं चला लेता हूं तो मैंने आपको बताया था इसमें आपका सिर्फ सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर आते हैं, तो ये वाले पाथ के लिए आप देखना सिर्फ एक ही रूट आया है। एक ही रूट क्यों आया है, आप देखो ये पहले वाले जो आपके पास इंफॉर्मेशन था ना, इसमें आप देख लो मैंने आपको बताया था कि आपके पास टोपोलॉजी टेबल में फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर आएंगे। ये टोपोलॉजी और लिंक टेबल है तो इसमें सारे आपको दिख रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सक्सेसर आपका कौन सा है, जिसका CD वैल्यू FD के साथ सेम है वो आपका सक्सेसर बनेगा, तो ये वाला पाथ आपका सक्सेसर बन गया। फिर दूसरी कंडीशन मैंने बताया था फिजिबल सक्सेसर के लिए जिसका RD वैल्यू FD वैल्यू से क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसकी RD वैल्यू आप देखो FD वैल्यू से ज्यादा है। ये है 307200 और ये है 332800 और ये वैल्यू आपका ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसने फिजिबल सक्सेसर इसको नहीं बनाया। फिर उसके बाद इसकी भी आप देखो सेम वैल्यू है तो ये भी ज्यादा है, इसलिए इसने इसे फिजिबल सक्सेसर नहीं बनाया। इस केस में भी आप देखोगे तो इसने भी इसे फिजिबल सक्सेसर नहीं बनाया। इसीलिए आप जब टोपोलॉजी टेबल चेक करें ना तो टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ आपको सक्सेसर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे फिजिबल सक्सेसर कोई बना ही नहीं। और यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि फिजिबल सक्सेसर अगर नहीं बना तो आपने बताया कि फिजिबल सक्सेसर तो बैकअप होता है सक्सेसर का, अगर सक्सेसर डाउन चला गया तो उस केस में क्या होगा। अब देखो गलती से अगर आपका ये सक्सेसर वाला पाथ अगर डाउन चला गया ना तो उस केस में ये आपका डाउन चला जाएगा। अभी आपके पास बचेंगे 3 ही पाथ, इन तीनों के बीच फिर से आपके डिवाइस क्या करेगा, मैट्रिक कैलकुलेशन कर लेगा और फिर से टोपोलॉजी और लिंक वाला टेबल को अपडेट करा लेगा। और अपडेट करने के बाद फिर इसमें से जो आपका बेस्ट बनेगा, हो सकता है इसमें सारे वैल्यू आपका सेम है तो आपके सारे सक्सेसर बन सकते हैं और सारे आपके राउटिंग टेबल में आ सकते हैं। और राउटिंग टेबल में आने के बाद आपके जो भी इंफॉर्मेशन है आपका इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी आपका हो सकता है। तो ये आपका दूसरा टेबल है टोपोलॉजी टेबल। इसमें क्या है, सिर्फ आपके पास यहाँ पे भी आप FD वैल्यू देख सकते हो, ये बता रहा है कि ये FD वैल्यू है सेम जैसे आपने देखा था वो वाले टेबल पे, ऑल लिंक वाले टेबल पे, यहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन आपका अपडेट होते हैं। नेक्स्ट, इस टोपोलॉजी वाले टेबल से इंफॉर्मेशन जो आपका सक्सेसरशिप बनते हैं उन्हीं सक्सेसर को ये क्या करता है आपका लेके जाता है किसके ऊपर, आपका राउटिंग टेबल के ऊपर। उसको चेक करने के लिए आपके पास कमांड होता है, बेसिक से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शो IP राउट। अगर आप 100 IP राउट चलाते हो तो आपको कनेक्टेड राउट, EIGRP से रिसीव हुआ वाला राउट सब कुछ आपको दिखता है। अगर EIGRP से रिसीव हुआ है तो आपको यहाँ पे जो आपके पास कोड है ना, ये कोड आपको D देखने को मिलेगा। जहां पे आपको D देखने को मिलेगा इसका मतलब यही है कि आपके जो ये रूट है ना आपको EIGRP से रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो 100 IP राउट EIGRP आप सिर्फ चला सकते हो। अगर आप ये चलाते हो तो आपको सिर्फ उन्हीं राउट देखने को मिलेंगे जो EIGRP से मतलब लर्न किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ EIGRP वाले रूट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देख लो 192.168.1.0 नेटवर्क के लिए जो सक्सेसर है, बस सक्सेसर पाथ जो है वही सिर्फ आपके राउटिंग टेबल के ऊपर आपका आ रहा है। और इसमें भी आपका आप देख लो, इसमें
आउटपुट अगर आप देखोगे ये आपका एडी वैल्यू है और ये आपका मैट्रिक वैल्यू है, मतलब जो सीडी वैल्यू सक्सेसर का जो आपका सीडी वैल्यू है वही आपका राउटिंग टेबल में मैट्रिक के हिसाब से आपको मैट्रिक वाले जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? ठीक है, आप इसको भी थोड़ा टेस्ट कर लेना। तो इसमें तो शायद मैंने सारे लिंक जो है सेम लगा के रखा है, इसलिए आपको थोड़ा चेंज अगर हम करते हैं इसमें तो बैंडविड्थ वगैरह सारा कुछ मैंने शायद बदला था, फिर भी ये इफेक्ट नहीं लिया। हाँ ठीक है, अगर आप अभी के लिए मैं पाथ मैनिपुलेशन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ। अगर आप EIGRP में पाथ मैनिपुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैट्रिक वैल्यू जो है ना उसे चेंज करना पड़ता है। पाथ मैनिपुलेट मतलब आपका यही है कि आपको 4 रास्ते से अगर आपको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि एक रास्ते से एक इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव करो। आप देख लो इस वाले राउटर के ऊपर अगर मैं आ जाऊं R6 के ऊपर, यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, नहीं इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा है ना जो सक्सेसर होता है उन्हीं के इन्फॉर्मेशन आपके आगे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी वजह से, अगर आप पाथ मैनिपुलेट वगैरह करना चाहते हो, मतलब आपके पास 4 रूट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये सक्सेसफुली मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही स्विच लगाया है ना, इसीलिए। तो ये इसको लग रहा है कि ये जितने भी राउटर है ना वो एक ही लिंक से मेरे साथ कनेक्ट है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। तो कल मैं एक काम करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा, मतलब R2 को डायरेक्टली मैं R6 के साथ कनेक्ट कराऊंगा, R3 को डायरेक्ट R6 के साथ कनेक्ट कराऊंगा, इस तरह मैं कर लूँगा तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें और भी। तो पाथ मैनिपुलेट मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके पास ऐसा है कि ये आपके पास एक राउटर है, इस राउटर में आपके तीनों तरफ से आपके एक्स के इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली ये मैट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से जो है ना ये ऑटोमेटिकली कोई एक लिंक चूज कर लेता है, मतलब ये वाला लिंक आपका सक्सेसर बन जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि ये वाला जो लिंक है ना ये मेरा हमेशा सक्सेसर बने, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो लिंक जहाँ पे आपका रिसीव हो रहा है ना इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको बेसिकली पता है कुछ मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए EIGRP क्या करता है, कुछ के वैल्यू यूज करता है। इस के वैल्यू में आपको पता है जितने भी आपके पास के वैल्यू है, जैसे बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबल, ऐसे कुछ आपके पास वैल्यू होते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है कि आपके पास सिर्फ बैंडविड्थ जो पहले नंबर पे होता है, तीसरी नंबर पे आपके पास होता है डिले। इन दो चीज को ये यूज करता है, क्या करने के लिए, मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो उस केस में आप इस लिंक की जो बैंडविड्थ या फिर डिले आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जब भी चेंज करने के लिए जाते हो दिमाग में 2 चीज रखना, अगर आप बैंडविड्थ चेंज कर रहे हो तो बैंडविड्थ के केस में अगर आपका बैंडविड्थ हाई है तो आपका क्या होगा, लो मैट्रिक आपका बनेगा, और लो मैट्रिक आपका हमेशा क्या है, आपका बेस्ट होता है। और आपका सजेस्टेड यही है, EIGRP में कभी भी आप पाथ मैनिपुलेशन वगैरह करना चाहते हो तो उस केस में आप हमेशा बैंडविड्थ की वैल्यू को चेंज करो, क्योंकि डिले जो है ना वो आप अगर चेंज कर लो तो उस केस में आपका है ना पूरे रास्ते के आपके डिले जो है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता रहा हूँ, आपको चेंज करने की जरूरत होता है। और अगर आप तीसरी वाली चीज आप डिले के बारे में बात करते हो तो डिले में हमेशा क्या है, अगर डिले आपके पास हाई है तो आपका मैट्रिक भी जो है ना वो आपका हाई बन जाएगा, और डिले अगर आपका लो है तो उस केस में आपका क्या है, लो मैट्रिक आपका बन जाएगा। और बैंडविड्थ अगर आपका लो बना तो उस केस में आपका हाई मैट्रिक बनेगा, और हमेशा आपका लो मैट्रिक आपका हमेशा सजेस्ट होता है, मतलब आपका बेस्ट होता है। तो आप देखो बैंडविड्थ और डिले 2 चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या है, हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक्स नेटवर्क है, R1 है आपके पास, 2 है, 3 है, और ये आपके पास R4 है। तो R4 के लिए यहाँ पे अगर आप मैट्रिक कैलकुलेशन करते हो तो उस केस में आपका क्या है, एक्स नेटवर्क के लिए तो आपका ऐसा होगा, बैंडविड्थ आपका वही यूज होता है जो आपका सबसे लोएस्ट बैंडविड्थ है। मतलब अगर ये लिंक के लिए आपने बैंडविड्थ लगा के रखा है मान लो 5 Mbps,
ये लिंक के लिए आपका बैंडविड्थ आपने 3 Mbps लगा के रखा, ये लिंक के लिए आपने बैंडविड्थ, ये नीचे जो है मैं बैंडविड्थ का इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ऊपर मैं डिले का इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, ठीक है। ये लिंक के लिए आपने बैंडविड्थ कितना लगाया, आप मान लो 4 लगाया, और ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपने 6 लगाया, इस लिंक के लिए बैंडविड्थ। तो आप जब भी मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे तो बैंडविड्थ क्या होता है, आपका सबसे लोएस्ट वाला बैंडविड्थ जो होता है ना वो यूज होता है। यहाँ पे आपका सबसे लोएस्ट वाला बैंडविड्थ कौन सा है, 3 है, तो ये आपका यूज होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हो किसके बारे में, डिले के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो मान लो इसका डिले आपका 10 था, इसका 10 था, इसका 10 था, इसका 10 था, तो डिले आपका टोटल काउंट किया जाता है। डिले आपका कितना यहाँ पे बनेगा, 40 बनेगा आपका डिले का वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखो ये वाला लिंक का अगर आप सिर्फ डिले चेंज करने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि आप R4 के पास हो ना, तो R4 में अगर आप ये वाला इंटरफेस का सिर्फ डिले चेंज करोगे तो इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। आप कितना चेंज कर सकते हो, आप सिर्फ 10 कर सकते हो। आपको किसी दूसरे रास्ते से अगर रिसीव हो रहा है, जिस रास्ते से आपका डिले वैल्यू 20 आ रहा है, ये वाला कोई दूसरे रास्ते से आपको रिसीव हो रहा है जिसका डिले वैल्यू 20 है, तो इसमें तो आपका 40 है ना, तो यहाँ पे आप डिले तो कम से कम कितना तक, आप 1 तक जा सकते हो। आपने 1 कर लिया फिर भी आपका डिले वैल्यू जो है 31 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी आपका प्रीफर नहीं होगा। तो इसलिए आपका क्या कहा जाता है, आप हमेशा क्या करो, जो बैंडविड्थ है ना वो बैंडविड्थ आप यूज करो, कम करो। और बैंडविड्थ कितना कम करो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये वाले पाथ को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो बैंडविड्थ मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपके बैंडविड्थ 3 से कम होना चाहिए। इसको कर लो, करने के बाद आपका जो है ये वाला बैंडविड्थ, आप मान लो ये आपका 6 था बाय डिफॉल्ट, ये आपका 6 था, आपने इसे 1 कर दिया, तो इससे आपका क्या है, आप जो है ना आपका जो आपका पाथ है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब आपका जो बैंडविड्थ है ना वो उसके हिसाब से आपका पाथ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज गलत बता दिया कि आप हमेशा जब भी आपका होता है ना वो सजेस्ट आपका किया जाता है कि आप डिले चेंज करो, बैंडविड्थ नहीं। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, ठीक है। तो आपका क्या सजेस्ट किया जाता है, आपका सजेस्ट यही किया जाता है कि आप डिले यूज करो। सॉरी मैंने उल्टा आपको बता दिया था, आपको हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि आप डिले जो है ना उसके वैल्यू चेंज करो, लेकिन उस केस में आपको पूरे पाथ के लिए डिले वैल्यू जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि बैंडविड्थ आपका ये होता है ना, छोटे मोटे चीज के लिए नॉर्मल वैल्यू के लिए आपका बैंडविड्थ सही है, अगर आप कुछ बैंडविड्थ में चेंज वगैरह नहीं कर रहे हो तो फिर सही है। अभी के लिए अगर आप इथरनेट का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो अभी आपका बैंडविड्थ सही है, लेकिन अगर आप बैंडविड्थ के लिए देखोगे सीरियल वाला टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो उसमें थोड़ा आपका दिक्कत आता था। क्या दिक्कत था, सीरियल लिंक का जो आपका बैंडविड्थ होता था ना, ये मान लो एक डिवाइस के साथ आपका सीरियल लिंक से कनेक्ट है, तो ये बैंडविड्थ आपका क्या होता था, 1.54 Mbps होता था। तो इसको आप देखोगे कितने रास्ते तक किसने भी चेंज किया होगा, अगर मान लो इसे आप चेंज करके कितना कर दिए 100 kbps या फिर 200 kbps, तो इस तरह का आपने बहुत कम कर लिया। तो उस केस में आपका क्या होता है, आप देखो जिस लिंक के ऊपर आपका EIGRP चल रहा है, EIGRP अपना मैसेज भी आगे फॉरवर्ड करता है, उसके साथ साथ आप बैंडविड्थ चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यूजर डेटा भी उतना ही जाएगा। आप यहाँ पे 1.54 Mbps का आप लिंक यूज कर रहे हो, अगर बैंडविड्थ आपने चेंज करके 100 kbps कर दिया तो ये 1.54 Mbps के ऊपर आपका 100 kbps का ही डाटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो उससे आपका क्या होता है, दिक्कत बन जाता है, क्योंकि आपको लोएस्ट करना होता है ना, इसलिए आपका दिक्कत भी बन जाता है। तो जनरली आप जब भी पाथ मैनिपुलेट वगैरह करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बैंडविड्थ या फिर डिले वैल्यू के ऊपर आपको कुछ चेंज करना है तो वो करना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको क्या होता है, आपको जो वाले इंटरफेस पे आपको रिसीव हो रहा है उसी इंटरफेस के वैल्यू आपको चेंज करना पड़ता है। मतलब आप अगर एक्स नेटवर्क के लिए, एक्स नेटवर्क एडवर्टाइज कौन कर रहा है, R1 कर रहा है, एक्स नेटवर्क के लिए अगर आप बैंडविड्थ या फिर डिले चेंज करोगे तो फिर आप कहाँ पे कर सकते हो सकता है R1 के जिस इंटरफेस पे एक्स कनेक्ट है उस पर आप कर सकते हो, या फिर R2 के जिस इंटरफेस से फेस पे R1 से आपका एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो रहा है एक्स नेटवर्क के लिए वहां पे आप कर सकते हो, या फिर R3 की उसी नेटवर्क के लिए, या फिर R4 के उसी इंटरफेस के लिए जहां पे जिस इंटरफेस पे क्या है एक्स के नेटवर्क के इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो रहे हैं EIGRP अपडेट की तरह, तो उसी के ऊपर आप चाहो तो वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो। और आप जब भी पाथ मैनिपुलेट वगैरह करते हो तो उस केस में आप चाहो तो मैनुअली आप चेंज कर सकते हो। करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन और भी होता है। लोड बैलेंसिंग के लिए EIGRP आपका दो तरह का लोड बैलेंसिंग करता है, बेसिक से मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। EIGRP में जब भी आपका लोड बैलेंसिंग होता है, लोड बैलेंसिंग मतलब आपको पता है ना, आपके ज्यादा इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक से आपको बता दूं। अगर एक राउटर के पास आपके 2 पाथ है एक रास्ते तक जाने के लिए, तो लोड बैलेंसिंग मतलब आपका यही है कि एक पैकेट आपका यहां से जाएगा और दूसरी पैकेट आपका यहां से निकल सकता है, ठीक है।
तो इस तरह का मतलब आपका लोड जो है ना एक ही लिंक के ऊपर आपका लोड नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा दो लिंक के ऊपर जब भी आगे भेजा जाएगा। यहाँ पे कोई भी यूजर है अगर आगे यहाँ से कोई भी एक्स नेटवर्क के लिए कोशिश कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस केस में आपका राउटर क्या करेगा, दोनों पाथ से आपके डेटा को बैलेंस करता रहेगा। इसे हम बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। और एक आपके पास लोड शेयरिंग होता है। लोड शेयरिंग मतलब आपके पास कुछ वैल्यू होते हैं, कुछ फिक्स वैल्यू आपके पास होते हैं, उसके हिसाब से आपके वैल्यू जो है शेयर किया जाता है। मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि लोड शेयर के टाइम आपका आप ऐसा चाहते हो, कुछ पॉलिसी वगैरह आपने लगाया और आप चाहते हो 30% डेटा आपका यहाँ से ट्रांसमिट हो, 70% आपका यहाँ से ट्रांसमिट हो, तो उस केस में आपका लोड जो है वो शेयरिंग किया जाता है, कितना परसेंट कौन से लिंक के साथ आपका शेयर होगा। जैसे हमने देखा था ना वो ईथर चैनल में भी आपका लोड बैलेंसिंग वाला वो टेक्निक यूज होता है, ठीक है, वो बैलेंस कर लेता है। लेकिन लोड शेयर में आपका कुछ फिक्स वैल्यू होता है, कुछ पॉलिसी वगैरह आपका लगते हैं जिसमें आपको कुछ फिक्स वैल्यू होते हैं। तो लोड बैलेंसिंग के बारे में अगर आप EIGRP में आप डायनामिकली लोड बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग में आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास है इक्वल पाथ और एक आपके पास है अनइक्वल पाथ। ये पाथ नहीं, इक्वल लोड बैलेंसिंग और एक होता है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, ठीक है। इक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब आपका यही है कि अनइक्वल लोड बैलेंसिंग के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें कुछ आपके पास पहलू, दूसरे चीज आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम पढ़ना होता है, लास्ट वाले क्लास में हो सके तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में आपके पास या फिर इक्वल लोड बैलेंसिंग में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक्स के इन्फॉर्मेशन आपने देखा, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपका दिया था, एफडी वैल्यू आपका क्या था 15 था, एक्स की नेटवर्क के लिए R1 से जो आपके पास CD वैल्यू था वो भी 15 था R1 से, और एक्स की नेटवर्क के लिए R2 से जो आपको रिसीव हो रहा था वो भी आपका 15 के साथ था। तो उस केस में क्या होगा, आपके राउटिंग टेबल में R1 के साथ भी इंफॉर्मेशन और R2 के साथ इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में आएंगे, और यहाँ पे आपके डिवाइस क्या करेगा, इक्वल लोड बैलेंसिंग आपका जो है ना वो परफॉर्म कराएगा आपके डिवाइस। और अनइक्वल के कॉस्ट में क्या है, हमें कुछ पैरामीटर वगैरह चेंज करने की जरूरत होता है। EIGRP के अंदर कुछ हमें ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत होता है, जिसको करने के बाद क्या है, इसकी वैल्यू अगर मान लो इसकी CD वैल्यू आपका 17 था, इसका 15 था, फिर भी इन दोनों को हम राउटिंग टेबल में ला सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ टेक्निक है EIGRP के अंदर जिसे हम यूज करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। उसको हम लास्ट वाले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें और कुछ बचा क्या, टाइप ऑफ राउट टेबल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट वगैरह हो इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे।